नेहरू शिक्षा महाविद्यालय हिंडौन सिटी राजस्थान की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम सब लोग राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत अध्ययन करेंगे राज्यसभा अधिकार एवं शक्तियाँ। तो आइए आज हम सब लोग अध्ययन करेंगे राज्यसभा अधिकार एवं शक्तियाँ। भारतवर्ष की संसद 3 निकायों के द्वारा गठित होती है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो आज हम सब लोग अध्ययन करते हैं राज्यसभा, जिसे हम उच्च सदन के नाम से जानते हैं या जिसे हम प्रथम सदन के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं। तो राज्यसभा के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें ये ज्ञात होता है कि राज्यसभा एक प्रकार से उच्च सदन होने के साथ साथ से वो निकाय है जो योग्यताओं का सदन के रूप में परिभाषित किया जाता है, और ये कहा जाता है कि राज्यसभा में चुनकर आने वाले जो सांसद होते हैं या प्रतिनिधि होते हैं वे लोकसभा की अपेक्षा अधिक अनुभवी, अधिक कार्यकुशल, तो एक प्रकार से इसे योग्यताओं के सदन के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। यद्यपि भारतवर्ष की जो राज्यसभा है उसकी तुलना हम संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सीनेट का गठन और राज्यसभा का गठन अलग अलग प्रारूप में अलग अलग तरीके से होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सीनेट का गठन इस प्रकार से होता है कि वहां पर प्रत्येक जो राज्य है या प्रांत है उनकी इकाइयों को 2 सदस्य सीनेट में भेजने का अधिकार प्राप्त है। तो इस प्रकार से वहां पर सीनेट की सदस्य संख्या 100 है, लेकिन हमारे यहाँ अधिकतम सदस्य संख्या राज्यसभा की 250 हो सकती है, और जिसके अंतर्गत राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चयन किया जाता है। और एक प्रकार से जिस राज्य की जनसंख्या जितनी अधिक है उस राज्य के राज्यसभा सदस्यों की संख्या जो है उतनी ही मात्रा में कम या अधिक हो जाती है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य से अधिक संख्या में राज्यसभा सदस्य भेजे जाते हैं, और गोवा जैसे छोटे राज्य से कम संख्या में राज्यसभा सदस्य भेजे जाते हैं। लेकिन भारत की राज्यसभा या भारत के राज्यसभा के जब अधिकार, कार्य, उत्तरदायित्व के बारे में हम अध्ययन करते हैं तो ये एक प्रकार से राज्यसभा को उच्च सदन के रूप में और प्रथम सदन के रूप में जब हम परिभाषित करते हैं तो इसके अधिकार और शक्तियों के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो राज्यसभा की जो अधिकार और शक्तियां हैं उनका अध्ययन हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से कर सकते हैं। पहला तो है विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां हम सब लोग जानते हैं कि संसद का मुख्य कार्य है विधि का निर्माण करना, और राज्यसभा की जो विधायी शक्तियां हैं संविधान निर्माताओं के द्वारा वो लोकसभा के समकक्ष ही प्रदान की गई हैं, और कोई भी विधेयक केवल धन विधेयक को छोड़ करके चाहे राज्यसभा में पहले प्रस्तुत किया जा सकता है और लोकसभा में भी उसे प्रस्तुत किया जा सकता है। केवल धन विधेयक के बारे में ये प्रावधान है कि उसे केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। बाकी विधेयक, चाहे वो संविधान संशोधन विधेयक हो या साधारण विधेयक हो, कोई भी विधेयक हो, राज्यसभा को लोकसभा की ही तरह अधिकार प्राप्त है, और कोई भी विधेयक दोनों सदनों से पारित होने पर ही विधि का स्वरूप धारण करने के लिए राष्ट्रपति महोदय के पास हस्ताक्षर करने के लिए भेजा जाता है या भेजा जा सकता है। तो राज्यसभा को विधायी क्षेत्र में लोकसभा के समान ही शक्तियां प्रदान की गई हैं। हाँ, यदि किसी विषय पर यदि राज्यसभा और लोकसभा के बीच में मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो फिर राष्ट्रपति महोदय के द्वारा संयुक्त अधिवेशन दोनों सदनों का बुलाया जा सकता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, और उस समय फिर लोकसभा की सदस्य संख्या ज्यादा होने के कारण लोकसभा को एक तरह से प्राथमिकता प्राप्त हो जाती है। लेकिन साधारण अर्थों में अगर हम विधायी शक्तियों के बारे में देखें तो लोकसभा और राज्यसभा की जो विधायी शक्तियां हैं वह समान है, और राज्य
राज्यसभा के बारे में हम कह सकते हैं कि राज्यसभा की जो विधायी शक्तियां हैं वो एक प्रकार से लोकसभा के समकक्ष ही हैं। तो दूसरी जो शक्तियां राज्यसभा की आती हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं वो है वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियों के ऊपर जब हम विचार करते हैं तो यहाँ पर राज्यसभा के अधिकार जो हैं वो बड़े सीमित है। और वित्तीय शक्तियों के संदर्भ में तो भारतीय जो उच्च सदन है जिसे हम राज्यसभा के नाम से संबोधित करते हैं की तुलना तो हम इंग्लैंड की लॉर्ड सभा से भी नहीं कर सकते, क्योंकि इंग्लैंड की लॉर्ड सभा को वित्त विधेयक कम से कम विचार करने के लिए 1 माह तक रोके रखने का अधिकार है, लेकिन इंग्लैंड की लॉर्ड सभा को 1 माह तक विचार करने का या वित्त विधेयक को रोके रखने का अधिकार प्राप्त है। वहीं भारत की राज्यसभा को किसी भी वित्त विधेयक को मात्र केवल 14 दिन तक ही रोके रखने का अधिकार प्राप्त है। उसके पश्चात भले ही राज्यसभा के द्वारा उस पर विचार किया जाए या न किया जाए, उसे पारित किया जाए या न किया जाए, लोकसभा के द्वारा पारित कर दिए जाने पर धन विधेयक का पारित होना समझ लिया जाएगा। तो एक प्रकार से जब हम वित्तीय शक्तियों के बारे में अध्ययन करते हैं तो हम कह सकते हैं कि राज्यसभा की जो वित्तीय शक्तियां हैं वो लोकसभा की अपेक्षा काफी कम है। और इस मामले में तो भारत की राज्यसभा इंग्लैंड की लॉर्ड सभा से भी कम शक्तियों का उपयोग करती है। और तीसरी जो शक्ति है जिसके बारे में हम विचार कर सकते हैं वो है कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, ध्यान देने वाली बात यह है कि भारतवर्ष में एक संसदीय लोकतंत्र स्थापित किया गया है और संसदीय लोकतंत्र की ये विशेषता है कि जो कार्यपालिका होती है वो लोकप्रिय सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका या मंत्री परिषद समेत प्रधानमंत्री अपने पद पर तब तक कार्य कर सकते हैं जब तक कि लोक सदन या हमारे भारत के संदर्भ में कहा जाए तो लोकसभा में उनका बहुमत है। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है और लोकसभा के द्वारा ही उसकी स्वीकृति या अस्वीकृति की जा सकती है। राज्यसभा की शक्तियां कार्यपालिका शक्तियां लोकसभा की तुलना में काफी कम है, क्योंकि कार्यपालिका जो है वो लोक सदन या लोकप्रिय सदन के प्रति जवाबदेह होती है और इस आधार पर कार्यपालिका अपने समय का या कह लीजिए जो निर्धारित 5 वर्ष का समय है कार्यकाल तब तक उसे कोई पदच्युत नहीं कर सकता जब तक कि लोकसभा में उनका बहुमत है या शासक दल का बहुमत है। लेकिन कार्यपालिका शक्तियों के बारे में, राज्यसभा के बारे में हम इतना अवश्य कह सकते हैं कि जो मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं उन्हें राज्यसभा की कार्यवाही में बुलाया जा सकता है। सांसद उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं और प्रश्न पूछने और जागरूक करने का अधिकार जो है एक प्रकार से जागरूक बनाए रखता है कार्यपालिका को कि वो राज्यसभा की भावनाओं को भी ध्यान में रखे और वहां के सांसदों की आलोचना को भी कार्यपालिका या मंत्रिपरिषद जिसे हम व्यवहार रूप में कहते हैं तो उनके ऊपर भी ध्यान दिया जाता है। तो कार्यपालिका शक्तियों के बारे में अगर हम लोकसभा के साथ राज्यसभा की तुलना करना चाहें तो निसंदेह रूप से राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा के समकक्ष नहीं है, क्योंकि लोकसभा जो है लोकप्रिय सदन है और जनता के द्वारा प्रत्यक्ष विधि से उसके संसद सदस्य चुन करके आते हैं। तो कार्यपालिका जो जवाबदेह होती है वो लोकसभा के प्रति होती है। हाँ, इतना अवश्य है कि कार्यपालिका शक्तियों के बारे में राज्यसभा जो है एक प्रकार से अंकुश लगाने का कार्य करती है, आलोचना करने का कार्य कर सकती है, निंदा प्रस्ताव पारित किया जा सकता है और इस माध्यम से कार्यपालिका को एक तरह से सचेत और जागरूक बनाए रखने का कार्य राज्यसभा के द्वारा किया जा सकता है। और फिर जो अगली शक्ति आती है उसको हम देख सकते हैं संविधान संशोधन की शक्ति। संविधान संशोधन की शक्ति, अब जाहिर सी बात है कि राज्यसभा उच्च सदन है तो संविधान संशोधन की जो शक्तियां हैं राज्यसभा की वो लोकसभा के समान ही है। कोई भी संविधान संशोधन तभी पारित हुआ माना जाता है
जब वो दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाए। और इस संबंध में ये भी महत्वपूर्ण है कि कोई भी संविधान संशोधन विधेयक चाहे लोकसभा में या राज्यसभा में पहले प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि धन विधेयक की तरह संविधान संशोधन विधेयक भी पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा और वो उसे राज्यसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। और संविधान संशोधन के बारे में राज्यसभा की शक्तियां एक प्रकार से लोकसभा के समकक्ष हैं और कोई भी संविधान संशोधन विधेयक तभी पारित माना जाता है जब दोनों सदनों के द्वारा उसे पारित होकर के राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर करने के लिए ले जाया जाए। तो संविधान संशोधन की शक्तियों के बारे में हम कह सकते हैं कि राज्यसभा की जो शक्तियां हैं एक प्रकार से वो लोकसभा के समकक्ष हैं। इसके अलावा अन्य शक्तियों के बारे में, अन्य शक्तियां या जिनको हम विविध शक्तियों के रूप में भी कह सकते हैं, विविध शक्तियां, उनके बारे में भी हम चर्चा यहाँ पर करना प्रासंगिक समझेंगे और कर लेते हैं। राज्यसभा के द्वारा कुछ अन्य शक्तियों का या अधिकारों का उपयोग किया जाता है। जैसे राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं लोकसभा के सदस्यों के साथ मिलकर के वह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इसके अतिरिक्त राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के ऊपर महाभियोग लगा सकते हैं। और दोनों सदनों से जब महाभियोग पारित हो जाता है तभी उसको पारित हुआ माना जाता है। तो राज्यसभा के द्वारा कुछ अन्य शक्तियों का भी उपयोग किया जाता है जो कि इस संदर्भ में है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेना और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के प्रति महाभियोग लगाना और उसे पारित करने के संदर्भ में राज्यसभा की शक्तियां जो हैं वो विभिन्न शक्तियों के रूप में आती हैं और उनका हम इस स्वरूप में अध्ययन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जब हम विचार करते हैं तो संविधान निर्माताओं के द्वारा राज्यसभा को कुछ विशेष शक्तियां भी प्रदान की गई है जो लोकसभा को भी प्राप्त नहीं है। तो आइए राज्यसभा की उन शक्तियों के बारे में हम विचार करते हैं जो कि लोकसभा को भी प्राप्त नहीं है, जिनको हम कह सकते हैं राज्यसभा की विशेष शक्तियां। अब वह कौन सी ऐसी विशेष शक्तियां हैं जो लोकसभा को भी प्राप्त नहीं है? तो पहली शक्ति जो है वो अनुच्छेद 249 के अंतर्गत यदि राज्यसभा द्वारा 249 अनुच्छेद का उपयोग करते हुए किसी भी राज्य सूची के विषय को यदि राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया जाता है, राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया जाता है तो संसद के द्वारा राज्य सूची के विषयों पर भी कानून या विधि का निर्माण किया जा सकता है। और ये अधिकार लोकसभा को प्राप्त नहीं है क्योंकि राज्य सूची का विषय है। तो राज्यसभा को ये अधिकार इसलिए दिया गया है कि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, इसीलिए उसे उच्च सदन भी कहा जाता है। तो राज्यसभा को ये अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 249 के अंतर्गत कि यदि उसके द्वारा किसी भी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय सूची का या राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया जाता है तो संसद के द्वारा उस विषय पर भी विधि या कानून का निर्माण किया जा सकता है। और दूसरा अधिकार है अनुच्छेद 312 के द्वारा राज्यसभा जो है अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना कर सकती है। अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना या नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की जा सकती है। तो राज्यसभा को एक विशेष अधिकार ये भी प्राप्त है कि राज्यसभा के द्वारा प्रस्ताव पारित कर दिए जाने पर अनुच्छेद 312 के अंतर्गत नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन करने का अधिकार राज्यसभा को प्राप्त है और ये अधिकार लोकसभा को नहीं प्राप्त है। इसके अतिरिक्त राज्यसभा को एक और विशेष अधिकार प्राप्त है और वो अधिकार ये है कि उपराष्ट्रपति के पद पर बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर जब महाभियोग लगाया जाता है तो उस महाभियोग को पहले राज्यसभा के द्वारा पारित किया जाना अनिवार्य है। अर्थात उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्ति के ऊपर जब कोई महाभियोग लगाया जाता है तो उस महाभियोग को पहले लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, उसे पहले राज्यसभा में ही प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से संविधान निर्माताओं द्वारा राज्यसभा को ये तीन विशेष अधिकार
हैं या प्रदान किए गए हैं, जो लोकसभा को भी प्राप्त नहीं है। अगर हम व्यवहार के रूप में देखते हैं तो राज्यसभा की स्थिति के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं, और भारतवर्ष में उपराष्ट्रपति का जो पद है वो संयुक्त राज्य अमेरिका पे दिया गया है, और भारत के उपराष्ट्रपति सभापति होते हैं राज्यसभा के, और वो सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं, और उन्हें जो वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं वो राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति को वो राज्यसभा के सभापति के रूप में प्राप्त होते हैं, और एक उप सभापति का भी चुनाव राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, जो सभापति की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही संचालित करने का कार्य करते हैं। व्यवहार रूप में जब हम भारत की राज्यसभा की शक्तियों, अधिकारों और कार्य संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं तो राज्यसभा के गठन के बारे में मैंने पूर्व में कहा था, अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। 233 सदस्यों का चयन राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा किया जाता है। 12 सदस्यों को राज्यसभा में राष्ट्रपति महोदय के द्वारा मनोनीत किया जाता है, जो साहित्य, कला, विज्ञान या समाज सेवा के क्षेत्र से संबंधित होते हैं। तो राज्यसभा की अधिकार और शक्तियों के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं व्यापक रूप से, तो हमें ये ज्ञात होता है कि भारतीय संविधान निर्माता ये चाहते थे कि राज्यसभा जो है वो एक प्रकार से उच्च सदन के रूप में कार्य करे और योग्य सदन के रूप में कार्य करे, लेकिन व्यवहार रूप में भारतवर्ष की राजनीतिक व्यवस्था का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें ये ज्ञात होता है कि एक प्रकार से राज्यसभा जो है वो शरण स्थली के रूप में स्थापित होती चली गई है, और राजनीतिक दलों के वे अनुभवी नेता या सदस्य जो प्रायः चुनाव में हार जाते हैं उन्हें पिछले दरवाजे से संसद में प्रवेश दिलाने का माध्यम या जरिया बना लिया गया है राज्यसभा को। तो ये अगर थोड़ा सा इस पर अंकुश लगाया जा सके, वो राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत आता है जिसमें सभी दलों को या राजनीतिक दलों को विचार करना चाहिए और राज्यसभा को उच्च सदन ही बनाए रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी लोकसभा के द्वारा जल्दबाजी में या क्षणिक बहुमत या अल्पकालीन बहुमत के द्वारा कोई विधेयक पारित कर दिया जाता है, तो कम से कम राज्यसभा के सदस्य जब योग्य होंगे, अनुभवी होंगे, वरिष्ठ सदस्य के रूप में होंगे, तो वह अपने पुनर्विचार के द्वारा विशेष तौर पे संविधान संशोधन विधेयकों के बारे में अपने विचारों से लोकसभा को अवगत करा सकते हैं, और उनके अनुभव या उनकी दूरदृष्टि का लाभ हमें मिल सकता है। भारतीय राज्यसभा की कार्यवाहियों का जो स्तर होता है लोकसभा की तुलना में प्रायः देखा गया है कि वो उच्च स्तर का होता है, और कहीं ना कहीं भारतीय जो राज्यसभा है उसकी तुलना हम अमेरिकी सीनेट और इंग्लैंड या ब्रिटेन की लॉर्ड सभा के बीच की स्थिति पाते हैं। ना तो वो इंग्लैंड की लॉर्ड सभा के की तरह एकदम से कह लीजिए तो अधिकार विहीन संस्था के रूप में है, और ना तो सीनेट की तरह विश्व का सबसे शक्तिशाली उच्च सदन है, वरन भारत की राज्यसभा की जो स्थिति है इन दोनों सदनों के बीच में है। तो एक प्रकार से भारत का जो उच्च सदन है जिसे हम राज्यसभा के नाम से जानते हैं, आज उसके अधिकार और शक्तियों के बारे में हमने अध्ययन किया। इसी प्रकार से आने वाले समय में हम अध्ययन करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।